नंदिनी मैम ने अपने 30 इयर्स के करियर में काफी सारे टॉप मैनेजमेंट के साथ में काम किया। उन्होंने अपने सेकेंड इनिंग के करियर की स्टार्टिंग एसएमई बिजनेस कोचिंग से स्टार्ट की और उनके पास 3000 प्लस के कोचिंग आवर्स का एक्सपीरियंस है और उन्होंने 300 के क्लाइंट तक कोच किया है लोगों को और वो अपने जर्नी में कंटिन्यू रह रही है। वो 4 बुक्स के को ऑथर रह चुके हैं और वो यूट्यूब वीडियोस करते हैं, इंस्टा पे कुछ अपलोड करते रहते हैं, फेसबुक और ब्लॉग लिखते हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। मैं आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम करना चाहती हूँ। हियर इज अवर गेस्ट मिस Thank you very मिसेस much. नंदिनी राव। Thank you very much. Thank you very much थैंक for यू फॉर inviting me on this. Yes, thank you for joining our first BAM, Being Awesome with Masters. और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप, कीपिंग पीस इन करंट डायनामिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। अगर आप पेरेंट्स हो तो ये बहुत बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। अगर आप पेरेंट्स नहीं हो और आप चिल्ड्रन हो तो आपके पेरेंट्स तो है, आप अपने पेरेंट्स के साथ में वो रिलेशनशिप जो इम्प्रूव होनी चाहिए वैसे इम्प्रूव कर सकते हो और इन फ्यूचर जो आपके बच्चे हो गए आप उनके साथ में ये चीजें ध्यान रख सकते हो। सो आई एम सो एक्साइटेड for our BAM session, Being Awesome with Masters. So here we have our first master, Nandini Rao. Thank you. Good evening, everybody. ये जो टॉपिक संगीता जी ने चुनी है ना, इट्स अ वेरी वेरी नाइस टॉपिक। क्योंकि ना मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप ना वो बहुत ऊपर नीचे हुई है और मेरे बेटी के साथ भी हुई है। और आज मैं देख रही हूँ मेरी बेटी जो मेरा पोते के साथ रिलेशनशिप है वो एक अलग तरीके का है। सो आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जो अभी 4 जनरेशन का देख पा रहा है और सिर्फ देखना नहीं उसके बारे में बात भी कर पा रही है। थैंक यू सो मच संगीता फॉर गिविंग मी अ टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद है। मैं इस टॉपिक की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैंने इस पे थोड़ा बहुत स्टडी किया है और मैं खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ से ही शेयर करूंगी आपके साथ, जो भी शेयर करूंगी। थैंक यू नंदिनी मैम, आपने सच में आप करेक्ट इंसान हो बिकॉज आपने हर लाइफ जी है, पेरेंट की लाइफ जी है, फिर आपके बच्चे हैं, इवन बच्चों के बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपसे बेटर ये टॉपिक को कोई एक्सप्लेन कर पाएगा। थैंक यू। तो मैं शुरू करूं? यस, आप पहले अपने बारे में बताइए ताकि लोग आपको जाने। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, संगीता ने ऑलरेडी इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, मुझे और कुछ नहीं बताना। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत प्राउड डॉटर भी हूँ, बहुत प्राउड मदर हूँ और एक बहुत इंडल्जेंट ग्रैंड मदर हूँ। मेरे को आज मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्साइटिंग रिलेशनशिप ग्रैंड मदर का है। हालांकि मैं पेरेंटिंग के बारे में बात करूंगी क्योंकि पेरेंटिंग के बारे में बात करने को मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों से बात किया है, खुद भी एक बहुत रिबेल डॉटर रह चुकी हूँ। जैसे जैसे जाएगा हम और भी बात करेंगे। हमारा रिश्ता आज शुरुआत है और भी आगे चल के बहुत सारे और भी रिश्ते बनेंगे, डीपर बनेंगे हमारा रिश्ता। पहले मैं जो कहना चाहती हूँ, माँ बाप और बच्चों का जो संबंध है ना वो एक ऐसा संबंध है जो हमेशा इवॉल्व या विकसित होता रहता है, एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। हमेशा इस संबंध में अलग अलग स्टेजेस के क्लोजनेस या निकटताएं जो है अलग अलग स्टेजेस के होते हैं और ये काफी स्टेजेस से गुजरता है, ऊपर नीचे। और इसको अच्छी बनाए रखने के लिए ना हमेशा वो जो एक चिंगारी होता है ना, वो चिंगारी को हमेशा जीवित रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी वो बुझ जाता है, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं उसको वापस जलाने के लिए। वो ये टॉपिक तो जिंदगी भर बात कर सकते हैं, बट हम आज थोड़ा बहुत ये कवर करेंगे। आई होप मैंने जो कवर किया आपको पसंद आए। और माता पिता को ये जो चिंगारी होती है, मैं पहले से बचपन से शुरू करती हूँ।
बचपन में जो बच्चों के साथ ये माता पिता के का जो ये संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है, इसका जो स्पार्क है, इसका जो एक्साइटमेंट है, वो बरकरार रखने के लिए माता पिता को खुद अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये बचपन में माता पिता अडेप्ट करते हैं, बट जैसे 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 बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माता पिता को अडेप्ट करने में तकलीफ हो जाता है। मैं कहती हूँ आज भी, राइट। आज आज मेरा पोता 5 साल का है, कल वो 15 साल का होगा, लेकिन मुझे हमेशा अपने को प्रासंगिक रखने के लिए, रेलेवेंट रखने के लिए मुझे खुद को अडेप्ट करना ही पड़ेगा उसके वर्ल्ड, क्योंकि उसका वर्ल्ड जो एकदम अलग रहेगा, जिस वर्ल्ड में वो बड़ा होगा वो एकदम अलग वर्ल्ड रहेगा जिस वर्ल्ड में मैं बड़ी हुई हूँ। तो मुझे माता पिता हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, हमेशा अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। और ये जो अडेप्टेबिलिटी है ना, ये एक चीज है जो उनके रिश्तों को जोड़ के रखता है। ये इस अडेप्टेबिलिटी का ये जो एलिमेंट है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रिश्तों को हमेशा जोड़ के रखने का। एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज पहले टेक्नोलॉजी नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। आजकल मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, और वो जो टेक्नोलॉजी के बीच की वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी गैप बढ़ने लगता है। तो पेरेंट्स अडॉप्ट करके व्हाट्सएप पे आए और व्हाट्सएप पे पूछे कि बेटा तू पहुंच गया क्या कॉलेज। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोई बात नहीं, आप बच्चे हो या पेरेंट्स बनने वाले हो, या पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कई परिवारों में माता पिता प्यार, सम्मान और स्वतंत्रता के बीज बोते हैं बच्चों में। उनकी आपसी रिश्तों में भी प्यार, सम्मान, स्वतंत्रता का बीज बोते हैं और उसको नर्चर करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जहां पे बच्चों के लालन पालन के दौरान डर और वो दायित्व बोध और अपराध बोध का बीज बोया जाता है। और ऐसे जो परिवार होते हैं ना, जहां पे डर जो विच इज ड्रिवन बाय फियर, बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट चाइल्डहुड देता है। और ये चिल्ड्रन जो डिफिकल्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कर चुके, वो जब अडल्ट हो जाते हैं तो उनमें भी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी आप में से, ऑफ कोर्स आई होप दैट आप लोग कोई ये सेकंड कैटेगरी के नहीं हो, लेकिन आप हो तो मैं एक ही चीज आपको बताना चाहती हूँ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव बीन डन एज अ डिफेंसलेस चाइल्ड। आपके बचपन में आप डिफेंसलेस थे, आपके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं हो। लेकिन एक जिम्मेदार एडल्ट, एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, एक रिस्पॉन्सिबल वर्कर, एम्प्लॉई या बिजनेसमैन या रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनने के लिए वो जिम्मेदारी आपकी और सिर्फ आपकी है। उसका दोष आप किसी पे भी नहीं डाल सकते हो, उसकी जिम्मेदारी आप किसी और को नहीं ठहरा सकते हो, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप हो। आपके बचपन के अवधि में आपके साथ जो हुआ था वो बीत गया, उसकी जिम्मेदार आप नहीं थे। बट आगे की लाइफ, आपके आगे की जनरेशन, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो जागो। आपके बहुत सही कहा। बिकॉज बहुत सारे लोग जो पास्ट का बर्डन रहता है वही लेके जाते हैं, और कुछ भी हो, कुछ भी अभी खराब बिहेवियर कर रहे हो, रीजन देते हैं कि मेरे पास में बुरा हुआ था, मुझे मम्मी मारती थी, पापा मारते थे। अरे बट अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। बीइंग एन एडल्ट, आप पेरेंट्स पे क्यों डाल रहे हो कि पेरेंट्स ऐसे थे, पेरेंट्स ने ऐसा किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। एक्चुअली ये जो माइंडसेट है ना, ये सबकी होती है, ये सबकी होती है। बट कोई कोई उससे उभरना चाहता है, कोई कोई उसी में खुश रहता है। सो लेट अस, जिसको जो करना है वो करे। बट अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है आपके लाइफ को एकदम ऑसम बनाने के लिए। आप ऑसम विद मास्टर्स बोलते हैं, मैं ऑसम विद लाइफ बोल रही हूँ।
वाओ। आपके पिता पास में आपको चोट पहुंचाया रहेगा, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी वो किसी न किसी हद तक आपको कहीं ना कहीं चोट, छोटे छोटे बड़े बड़े चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वे आपके ऊपर बहुत अधिक कंट्रोल, यानी कंट्रोल को क्या बोलते, कंट्रोल ही बोलते हैं, कंट्रोल का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें घर में पावर डायनामिक्स, पावर वॉर होती है घर में। राइट। और इस वजह से क्या होता है, जब ये पावर स्ट्रगल होने लगता है ना रिलेशनशिप में, अगर आप उसके बीच में फंसे हो ना, तो आप अपनी नजर में गिरने लगते हो और ट्रू। आपको खुद को मालूम नहीं रहता है कि आई एम लूजिंग माई सेल्फ एस्टीम। ये बट बहुत आपने सच कहा, बिकॉज या कुछ बोल रही ये थी। आपने बहुत, यस आपने ये बहुत सच कहा, बिकॉज मेरे काफी फ्रेंड्स है जो 30 इयर्स के हो गए, 35 इयर्स के हो गए, बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, पेरेंट्स मानेंगे नहीं, इसकी वजह से वो खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं लेते, और कुछ भी करना है तो भले ही कभी कभी पेरेंट्स मना नहीं करे, बट पेरेंट्स पे डाल देते कि पेरेंट्स मना करेंगे इसके लिए। हाँ, ऐसी ऐसी परिस्थिति में ना एक चीज आप याद रखें, इस नकारात्मक शक्ति को कम करने के का श्रेय, मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली योर्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी और किसी के पास नहीं हो सकता, सिर्फ आपका है। और ये ना ओवरनाइट नहीं होता है, ये ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सालों का माइंडसेट की वजह से आप ऐसे बने हो। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आपको अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंटली बार बार, एक बार किया, दो बार किया, अरे मैंने एक बार किया, दो बार किया, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे बात ही नहीं मानते, मैं और कितना करूं, वो कुछ तो करे, वो 50 आए तो मैं 50 आऊं। अरे भाई क्यों, उन्होंने थोड़ी कमिटमेंट लिया है कि उनको ये करना है, कमिटमेंट आपकी है, आप सुधारना चाहते हो, तो आपको ये कंसिस्टेंटली बार 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 बार, क्योंकि ये आपकी चाहत है, एग्जैक्टली। आपकी चाहत है, तो आपको बार बार ये बदलाव की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो बार बार आप ट्राई करोगे, फेलियर होता है, फिर से ट्राई करोगे, फिर से फेलियर होता है, फिर ट्राई करोगे, फिर थोड़ी बहुत कुछ सक्सेस आती है, लेकिन उतना नहीं जितना आपको चाहिए, ऐसे होता रहता है। ये प्रोसेस में ना आप सबसे बड़े, यू आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस। क्यों मालूम है, आपके अंदरूनी शक्ति, जो जो आपकी आंतरिक शक्ति जो है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है ना, वो एकदम उभर के आती है, टू दैट सेंस दैट आपको खुद को मालूम नहीं रहता है कि आपको इतना, यू हैव सो मच ऑफ स्ट्रेंथ विद इन यू। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आप इस प्रोसेस से गुजरने का। और एक और चीज याद रखिए, माँ बाप के ना प्यार जताने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई माँ बाप बहुत एकदम, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सपोर्टिव पेरेंटिंग जो बोलते हैं, सपोर्टिव पेरेंटिंग करते हैं, और कोई कोई करते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, और कोई कोई ना बच्चों को एकदम कंट्रोल करके ये करना चाहते हैं, और कोई कोई ऐसे माँ बाप भी है जो बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं बच्चों को। सो हर माँ बाप के अलग 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 तरीके होते हैं पेरेंटिंग के। आप किसी भी तरह के पेरेंटिंग के शिकार हो, बच्चों को लगभग हमेशा ये महसूस होता है, ये रिसर्च कहता है कि किसी भी तरह के पेरेंटिंग आपको मिली हो, आपको हमेशा ये महसूस होता है कि मेरे माँ बाप ईश्वर तुल्य है, दे आर गॉड फॉर मी। हम बोलते भी है मेरे पापा मेरे लिए हीरो है। हीरो है, बट दैट इज फाइन। बट कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को निचले स्तर पे मानते हैं। आपके माँ बाप आपके लिए गॉड लाइक हो सकते हैं, बट एक चीज याद रखना, आप भी निचले स्तर के नहीं हो। यू आर ऑल्सो नॉट एनी लेस देन देम।
यस, राइट। बहुत बहुत बार बच्चों को लगता है कि उनके माता पिता कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर बच्चों को ये थोड़े थोड़े साल तक तो ये लगता है कि मेरे माता पिता गलत नहीं हो सकते, और खास करके जब शादी हो जाती है तब तो माता पिता गलत नहीं हो सकते ऐसे अक्सर लगता है। आजकल का जमाना बदल गया, बट मैं मेरे जमाने की बात करती हूँ। लेकिन एक चीज राइट। आप याद रखो, जिस तरह आप भगवान नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आप भगवान नहीं हो, आपके माता पिता भी भगवान नहीं है। उनके पैर भी मिट्टी के हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। दैट्स ट्रू। और माता पिता से अगर गलती हो गई तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि मेरे को माफी नहीं किया, मेरे से माफी नहीं मांगा, मैं नहीं बात करूंगा। अरे ये बहुत आपके गलत माता चीज है। पिता, आपके माता पिता है, उनको स्वीकार लो, अपने मन की उदारता दिखाओ, आप शो योर जेनरोसिटी। दोस्तों में कभी कभी मनमुटाव होता है तो नहीं माफ करते हो क्या? करते हो ना। माँ बाप को भी कर दो यार, वो भी भगवान नहीं है, उनके पैर भी मिट्टी के ही बने हैं। अपनी मन की उदारता दिखाते, थैंक यू, अपनी मन की उदारता दिखाते उनको माफ कर दो। उनको पूरी तरह, उनके दोषों के बावजूद उन्हें प्यार करो। उनमें हजार दोषे होंगे, तुम में नहीं है क्या? तुम में भी है। राइट। उनके दोषों के सहित उन्हें अपनाओ, और जब तुम उन्हें इस तरह से स्वीकार करोगे तो वो तो तुम्हें माफ कर ही देंगे भैया। माफ आपने करना। सच में बहुत अच्छी बात कही। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया, मुझे ये कॉलेज में नहीं भेजा, मुझे एमएस के लिए नहीं भेजा। काफी कंप्लेन होती है, और पेरेंट्स से भले ही कोई एक मिस्टेक की हो, बट वो कभी अपने पेरेंट्स को माफ नहीं करते, और वो चीज के वजह से पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे से दूर खींचते जाते हैं। आपने बहुत सही कहा कि माफ करो, तुम भी कोई भगवान नहीं हो और पेरेंट्स भी कोई भगवान नहीं है। जैसे तुम फ्रेंड्स के लिए इतने ओपन अप हो कि उनको माफ कर देते हो, तो पेरेंट्स को भी माफ करो। और ना एक चीज है, सभी बच्चों को ना माता पिता की स्वीकृति, यानी पेरेंटल अप्रूवल जो बोलते हैं हम आम भाषा में, वो बहुत जरूरी होता है। सभी, आज भी मुझे अगर मेरे पापा ने मैंने कोई चीज किया और पापा ने अप्रूव नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पेरेंटल अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। और वो जो पेरेंटल अप्रूवल प्राप्त करना है ना, वो जो अप्रूवल कभी कभी इमीडिएटली नहीं मिलती है, वो अप्रूवल मेहनत करके मिलती है। चाहे कितने भी तुम अचीवमेंट पा लिए होगे अब तुम्हारे लाइफ में, वो पेरेंटल अप्रूवल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और उसके लिए वो मेहनत करो तो अप्रूवल झक मार के मिलेगी। और अगर आपने वो अप्रूवल के लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया तो नेचुरली अप्रूवल नहीं मिलेगा। और तब वो अप्रूवल न मिलने की का दोष आप सिर्फ पेरेंट को मत ठहराइए। आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई एक्शन ही नहीं किया है उसको पाने के लिए। जब आप बिना कसर के अपना जी जान डाल दोगे ना, अप्रूवल मिल जाएगा आपको। आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी कोई पेरेंट्स होते हैं जिन्हें जो समय के साथ चल नहीं पाते हैं, तो उनके फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस में वो अप्रूव नहीं है तो ठीक है ना। आप भी अडल्ट हो, आप अपनी एक्शन की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ो। राइट। इस तरह आप अपना विश्वास उनके नजरों में निर्माण कर सकते हैं, और अपने माता पिता को अपने बातें और खुल के कह सकते हैं। जब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे और
आप यू कैन एक्चुअली बी वेरी ओपन विथ योर पेरेंट्स एट दैट टाइम। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के जमाने के जो माँ बाप हैं, जो अभी तो टेक्नोलॉजिकल एरा है, इससे पहले जो था इंडस्ट्रियल एरा था। इंडस्ट्रियल एरा के जो माँ बाप हैं या जो बच्चे रह चुके हैं उस दौरान, ये अनिवार्य है, इट्स एब्सोल्युटली इम्परेटिव दैट उनको टाइम टू टाइम बदलना पड़े, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एज से लेके आज के टेक्नोलॉजिकल एज में बहुत बदलाव आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। लाइक मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने जब मेरी करियर शुरू करी, मैं मैनुअल टाइपराइटर पे मैं टाइप करती थी, और जब मेरी करियर फिनिश हुई, आई वॉज मैं इंटरनेट पे लोगों के साथ इंटरैक्ट करके अपना कम्युनिकेट करती थी। और आज तो जूम आ गया, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और कितने सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम लाइव एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो हमेशा ना प्रासंगिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या होता है ना, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बच्चों की भी और माँ बाप की भी। आज अगर मैं टेक सेवी नहीं होती, मैं बहुत टेक सेवी नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे रहना है उतना मैं हूं, अगर वो टेक सेवी मैं नहीं होती तो मैं शायद मेरे बच्चों से इतनी अच्छी तरह नहीं जुड़ पाती। वो रहते कोई और कंट्री में जहां पे हम लोगों का टाइम डिफरेंस इतना है, और उसके साथ मैं, because I am tech savvy, I am able to reach out to her, and that has happened only because I have always अपने आप को रेलेवेंट रखा है तब के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हम अपने अगर बच्चों हम को ये थोड़े हाँ बोलो। हाँ, अगर ये आज जो हम लोग जो बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स का सेशन कर रहे हैं, अगर ये 20 साल पहले किया होता तो मे बी हमें साथ में मिलके एक जगह पे आके करना पड़ता, बट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो आप अब अपने जगह पे हो, मैं अपने जगह पे हूँ, और हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, बिकॉज हमने चेंजेस को अडॉप्ट किया है। वैसे ही पेरेंट्स को चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। मैं मेरी बात कहती हूँ, जब जो इंडस्ट्रियल ईरा में बड़ी हुई है, हम अपने बच्चों को सिखाते थे कि वो उनकी भावनाओं को एक तरफ रख दो, इमोशंस को एक तरफ रखो, और रैशनल तरीके से बात करो, रैशनल तरीके से सोचो, और परिस्थितियों से निपटो। दैट वॉज वेरी क्लियर। हमारे माँ बाप ने भी वही सिखाया, मैंने भी मेरे बच्चों को वही सिखाया, और मैंने भी वही किया है। इसके परिमाण स्वरूप क्या हो गया है, अभी एक ऐसे जनरेशन तैयार हो गई है एडल्ट्स की, जो भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, राइट, जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं कि मैं मेरे अंदर मैं जो सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं। इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप सब लोगों के साथ बढ़ गई है, माँ बाप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ गई है, क्योंकि अपना इमोशन हमें फील करना ही, वो जो सेंस है, वो जो फील करना है, वो हम भूल ही चुके हैं कैसे करें, क्योंकि सारी जिंदगी हमने उसको साइड में रख के हमने सिचुएशन से निपटी है। और इस वजह से एक और बहुत बुरा इसका असर पड़ा है सहिष्णुता, यानी कि टॉलरेंस में। मैं जितना मेरे माँ बाप की बात सुन लेती थी ना, मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए, वो अपने बुढ़ापे की कहानी सुनाते थे, मैं जितना सुन लेती हूँ उतना शायद मेरी बेटी नहीं सुन पाएगी जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। ट्रू। और इस वजह से क्या होता है, और भी रिफ्ट बढ़ते ही जाता है, और ये हर जनरेशन के साथ ये रिफ्ट ज्यादा होते रहेगा। अगर मेरे साथ मेरे माँ बाप का रिफ्ट अगर
20% या 30% रहे, अगर ऐसा ही चलता रहे तो मेरे बच्ची के साथ वो 50 तक जाएगा, उसके बच्चे के साथ 70 तक जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल रिफ्ट हमें नहीं अगर फ्यूचर में चाहिए, तो हमें कुछ स्किल्स अंदर से बिल्ड करनी चाहिए। जो हम बहुत चीज भूल गए हैं, उसे हमें वापस अपने जहन में, अपने लाइफस्टाइल में लाने चाहिए। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्पैथी। इसकी कोई हिंदी वर्ड तो मेरे को नहीं मिली है। हिंदी वर्ड में जो मेरे को मिली वो है सहानुभूति। सहानुभूति एक्चुअली सिंपैथी होता है। सिंपैथी में क्या क्या है कि कोई दुखी है तो उसका दुख आप कम करने की बजाय उसके दुख में आप शामिल हो जाते हो और आप भी दुखी हो जाते हो। लेकिन एम्पैथी जो है, कोई अपना दुख दर्द अपना सुना रहा है, उसके दुख में आप शामिल होते हो, लेकिन आप दुखी नहीं होते हो। एम्पैथी स्वयं एम्पैथी एक अपने अंदर की मानवता को जगाने की बात होती है। यू गेट इन टच विथ योर ह्यूमननेस, यू गेट इन टच विथ द ह्यूमैनिटी इन द पर्सन हु इज स्पीकिंग। अपने अहम के कारण बड़ों को दूसरों के सामने अपनी गलतियां मानने को तकलीफ होती है। वो अपना ईगो में रहते हैं, बट एज हम उनके बच्चे हैं। अगर हम एम्पैथेटिक हैं तो हमें एग्जैक्टली मालूम है वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस माहौल से आ रहे हैं, और हम सॉरी बोल देते हैं। हालांकि हमारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। सॉरी का यहाँ पे एक ही मतलब है कि मैं गलत नहीं हूं, तुम भी शायद गलत नहीं हो, लेकिन ये संबंध, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, इसीलिए इसको आगे लेके जाने के लिए मैं सॉरी बोल देता हूं। और रिश्तों में सॉरी बोलना बहुत लाजमी बनता है। कहते हैं ना दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, मैं इसको नहीं मानती हूं भैया। अगर दोस्ती बरकरार रखना है तो टाइम पे सॉरी भी बोल दो और टाइम पे थैंक यू भी बोला करो यार। एक दोस्त कितना करेगा तुम्हारे लिए? अरे वो कर रहा है, उसके लिए थैंक यू तो बोलो। और जो कर रहा है वो बोलता है अरे दोस्तों में क्या थैंक यू बोलना। अरे नहीं यार, वो प्यार से थैंक यू बोल रहा है, वो थैंक यू लो, इसी से तो दोस्ती बढ़ती है यार। ये मेरा टेक है, पता नहीं आप लोगों का क्या है, मैं तो ऐसे ही समझती हूँ। और यही एक है जो एक टेंशन वाली स्थिति को सुधार सकती है। एक लोगों को ना ओपन एंड रिसेप्टिव होना है एक दूसरे का नजरिया देखने के लिए, पर्सपेक्टिव देखने के लिए। एक पिता एक सिचुएशन को एक विशेष तरीके से देखता है और एक बच्चा उसी स्थिति को एक दूसरे तरीके से देखता है। राइट। और अगर वो एक दूसरे अपने ही पर्सपेक्टिव में अड़े रहे तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। राइट। लेकिन दोनों में वो ओपननेस और रिसेप्टिवनेस हो कि चलो मैं खुद को उनके जगह में रख के देखूं, दोनों में वो हो तो वो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव देख सकते। चाहे वो एग्री करे ना करे वो बात अलग है, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव से देखना एग्री करना नहीं होता है, बट वो देख तो सके। और तभी उस स्थिति को सुधारने को, उस प्रॉब्लम का एक समाधान पे आ सकते हैं। राइट। वो समाधान जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। माँ बाप को लगातार अपने बच्चों के साथ जुड़ने के लिए अलग अलग नए नए तरीके ढूंढना बहुत जरूरी है, जितना कि बच्चों को भी अपने माँ बाप से जुड़े रहने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढना बहुत जरूरी है।
अभी एकदम right। अभी मेरी बेटी जो है या मेरा सन इन लॉ जो है, ये लोग अक्सर ऑनलाइन रहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में घिरे रहते हैं। मैं उनको गलत नहीं बोलती हूँ, वो अडल्ट हैं, उनके अच्छे बुरे वो समझ जाएंगे। बुरा है तो अगर वो समझ के भी ना समझ बनना चाहते तो वो उनकी जिम्मेदारी है। बट मेरे साथ जुड़ने का कोई तो एक तरीका वो अपना सकते हैं। क्या है वो तरीका? राइट। मैं मेरे एक लाइफ। हाँ बोलो, संगीता कुछ बोल रही थी, बोलो। यस, मुझे याद आया, मोदी जी आके हर आखिरी तारीख को मन की बात करते हैं, तो मुझे अच्छे से याद है जब लॉकडाउन उन्होंने स्टार्ट करा था और 1 महीना हो गया था, तो उन्होंने अपने मन की बात में ये कहा था कि जो भी बच्चे लोग हैं वो अपने दादा दादी के पास जाए और उनको पूछे उनके एक्सपीरियंस, उनकी स्टोरी की जब वो यंग थे तो क्या होता था, जब वो बच्चे होते थे तो क्या चीजें होती थी, क्या कैसे होता था, और ये सब पूछते हुए रिकॉर्ड करे, मेमोरीज कलेक्ट हो, ताकि ये आगे जाके देख सके कि कैसे वो बचपन में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी लाइफ कैसी थी और हमारी लाइफ कैसी है, और वो आगे जाके अपने बच्चों को बता सके, बिकॉज ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रही है और पता नहीं रहेगा कि पहले कैसा था अभी कैसा है। तो ये ये मोदी जी ने बताया था, बहुत अच्छा वे बताया था ग्रैंड पेरेंट और चिल्ड्रन को कनेक्ट करने के लिए। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। शादी करके काफी साल हो गए थे। आई थिंक आई कंप्लीटेड सम 29-30 ईयर्स हो गए होंगे शायद। एक पर्टिकुलर रेसिपी ना मेरे को मेरे माँ से सीखना था। मेरी माँ चेन्नई में रहती थी, तो मेरे और मुझे ना रेसिपी याद नहीं रहते, लिखना पड़ता। उस टाइम पे लिखने के लिए कागज कलम कुछ नहीं था। और तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे फोन पे रिकॉर्ड किया। वाह। तो वो जो कॉल था वो मैंने रिकॉर्ड किया। तो मेरी माँ रेसिपी बताती गई, तो उसी तरीके से मैंने शाम को वो खाना बनाया और खा लिए। और अचानक से मेरी मम्मी का देहांत हो गया, जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मेरी मम्मी का देहांत हो गया। और अचानक एक दिन ना मैं फोन जब ये कर रही थी, ट्रांसफर कर रही थी नए फोन में, मेरे को ये कॉल रिकॉर्डिंग मिला और मुझे इतनी खुशी हुई कि मम्मी के आवाज में मम्मी का रेसिपी मेरे पास है। और वो मैंने हमारे फैमिली के ग्रुप में डाल दी। तो ये जो चीज, छोटी छोटी चीजें है ना, ये मेरे मम्मी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मम्मी ने जैसे बच्ची को बोलते हैं रेसिपी बता रही थी वैसे, बट मैं थोड़ी टेक सेवी थी, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन उसका फायदा देखो, हमारी पूरी फैमिली 200 लोग हैं। हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स सिर्फ मौसी और मामा, नॉट, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ कजन्स और आंटी अंकल, हम लोग 200 लोग हैं। इतनी बड़ी फैमिली है, सारे लोगों के पास है वो। वाओ ऑसम। मैं भी बहुत फोटोज क्लिक करते रहती हूँ, लोग सोचते हैं कि इसको फोटोज खींचना बहुत पसंद है इसके लिए, बट नहीं, मैं ना मेमोरीज कलेक्ट करना चाहती हूँ कि मैं बूढ़ी हो जाऊं और जब लाइफ में मेरे पास, क्योंकि ये ट्रूथ है कि आए हैं वो जाने वाले तो है, तो मेरे पास मेमोरी हो, मैं उनको याद कर सकूं, उनको देख के खुश हो सकूं। तो जब भी पापा मम्मी के कुछ भी ऐसे इवेंट होते हैं, बर्थडे होते हैं, एनिवर्सरी होती है, मैं बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, और अभी भी जो मेरे पास में कुछ ऐसे मेमोरीज हो गए वो मैं देखती हूँ, रिविजिट करती हूँ, बहुत खुशी मिलती है। और हमारे जनरेशन, हमारे जो दादा दादी के जनरेशन है उसमें बस मेरी दादी अकेले रह गई है, बाकी उनके साथ के जो भी है सब चले गए। तो मैं अपने दादी के साथ में जब भी होती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि दादी के साथ में ज्यादा से ज्यादा मेमोरी बने, बिकॉज पता नहीं कल हो ना हो, तो एटलीस्ट मेरे पास दादी की यादें होगी, मैं दादी के साथ में पिक्चर्स लेती हूँ, अपलोड करती हूँ, इतना अच्छा लगता है। बहुत इंजॉय करती हूँ दादी से स्टोरी सुनना कि उनके टाइम में कैसे सब होता था। ट्रू ट्रू। और एक्चुअली अभी देखो, उसी कॉल रिकॉर्डिंग को अगर हम मैं तो मेरी बेटी से जब मुलाकात होगी, आई वुड लाइक टू पुट दिस प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ हर कि उसको अगर हम एडिट करके उसको वॉइस ओवर बना के अगर उसका एक वीडियो बना सकते हैं, That's कितना लवली really होगा। awesome।
बहुत सो ब्यूटीफुल वो ये थी। जो ये इनोवेशन बहुत जरूरी है रिश्ते बनाए रखने के लिए। नो तब के टाइम में जो इम्पोर्टेंट है वो रिश्ते बनाए रखने के लिए उसको कैसे हम लेवरेज कर सकते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लगातार सीखना, बनाना, असफल होना, फिर उस असफलता से फिर से निर्माण करना, यही एक तरीका है जिससे आधुनिक माता पिता बच्चों से जोड़ सकते हैं। माता पिता के साथ बच्चे भी बढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके साथ उनके माता पिता भी बढ़ रहे हैं, उनके पोते पोतियां भी बढ़ रही है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और इसमें क्या होता है ना, ये जो संबंध हैं जो कुछ कुछ साल के लिए शायद वो कम हो गया रहेगा, बट ये एक मौका है, ये टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग तरीके सोच के इसको अपनाना, ये एक तरीका है कि हम बच्चों के साथ और भी अच्छी तरह जुड़ सके। और कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं। करेक्ट। तो माँ बाप कितना भी पूछे, बच्चा तेरे को क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को क्या हो गया, मैं तो ठीक हूँ, अंदर वो भले ही मर रहा हो, वो माँ बाप को नहीं बताता है। ऐसे टाइम में माँ बाप क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ जुड़ो, अपना कहानी सुनाओ, आप खुद ने जैसा डील किया वो बात करो, और धीरे 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 से बच्चों को ओपन कराओ, और फिर बच्चा खुद अपने आप। मैं एक पिकासो का एक ये है, शायद पिकासो का, आई एम नॉट श्योर किसका है, बट किसी का तो एक आर्टिस्ट का कहना है कि लर्न द रूल्स लाइक अ प्रोफेशनल एंड ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। एक समर्थक की तरह नियमों को जानो और उन्हें एक कलाकार की तरह तोड़ते जाओ और जिंदगी जीते जाओ। आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है वो इतना ब्यूटीफुल है और उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि वो और अच्छा हो जाए। आपसे ये सब जान के बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे क्वेश्चंस? जरूर जरूर जरूर, बोलने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप पूछो। यस। सो मैं थोड़ा मेरा पानी पी क्वेश्चन ये है। हाँ हाँ लेती श्योर। सो बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कमेंट्स। थैंक यू वर्षा, थैंक यू मनीषा। बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। यस, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू पवन, हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमारी जो ये फर्स्ट बीइंग ऑसम विद मास्टर्स है बैम को इतना ग्रेट सक्सेस देने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन नंदिनी मैम से पूछना चाहती हूँ। जरूर, तो मेरा क्वेश्चन ये जितना है। हो सके, जितना हो सके मैं जवाब दूंगी। वाह। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ओपन अप करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे ओपन अप करवा सकते हैं? हाँ, जो मैंने अभी बोला था, ओपन अप कराना। देखो, आजकल के पेरेंट चाइल्ड का संबंध जो है ना, वो कुछ अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। बच्चे अपने मन की बात कहने से तो बिल्कुल नहीं चूकते हैं आजकल, जैसे हमारे जमाने में था, हम दबे सहमे डर डर के रहते थे। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मेरी बेटी दबी सहमी तो नहीं रहती थी, कह देती थी, लेकिन अगर मैं और मेरे हस्बैंड मानते थे तो ही उसको मिलता था, नहीं तो नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे अपने मन की बात कहने से तो बिल्कुल ही नहीं चूकते, और चूकना भी नहीं चाहिए। और अक्सर क्या होता है मालूम है, पेरेंट्स बच्चों की इंटेलिजेंस से दंग रह जाते हैं और उनके पास जवाब नहीं होता। इन दैट केस बच्चों से अच्छा रिश्ता किस तरह बनाया जाए? आप एक काम कर सकते हो कि बच्चों के साथ, मैं अभी जो बच्चों के बारे में बोल रही हूँ वो अडल्ट बच्चे हैं, जो दोज हु आर मोर देन 15-16 इयर्स ओल्ड, उस टीनेज एंड अबव अबव के जो बच्चे हैं उनका। बच्चों के साथ कोई भी एक एक्टिविटी करो, और उनको बात करने का मौका दो उस एक्टिविटी में। लाइक फॉर इंस्टेंस, आप अपने बच्चों के साथ
वॉकिंग जा सकते हैं। वॉकिंग में क्या होता है, मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, देखिए आप एडल्ट बच्चों के आंख से आंख मिला के ना कभी उनके प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो शेयर ही नहीं करना चाहते। द बेस्ट वे टू शेयर विद एन अडल्ट चाइल्ड और टीनेजर चाइल्ड इज, उसको बाहर ले जाओ, वॉकिंग जाओ या ड्राइव पे जाओ, और करते करते ना उसको क्वेश्चंस पूछो जिससे वो ओपन अप होगा। वो इसलिए फ्री महसूस करेगा क्योंकि वो अपनी इमोशंस आपको नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ अपना प्रॉब्लम कह रहा है, वो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो जब आपको उसका प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, यू आर नॉट लुकिंग इन टू हिज आईज, आप भी चल रहे हो वो भी चल रहा है, या ड्राइव कर रहे हो वो ड्राइव कर रहा है, आप साइड में बैठे हो, तो आप एक दूसरे के आंखों में आंख देख के बात नहीं कर सकते हो, तो वो चाइल्ड विल नॉट फील अनकंफर्टेबल शेयरिंग हिज कंसर्न। तो ये एक तरीका है जिससे आप बच्चों को ओपन अप करा सकते हो, जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। और एक दूसरा है, अपने बच्चों का टॉकिंग पैटर्न जरा ऑब्जर्व कीजिए। कोई कोई बच्चे होते हैं जो उठते ही सुबह से ही बात करने लग जाते हैं, उठते ही ये वो हुआ वो हुआ वो हुआ ये हुआ। कोई कोई बच्चे सुबह किसी तरह उठ के स्कूल कॉलेज जाओ या ऑफिस जाओ उसी में लगे रहते हैं, आने के बाद थोड़ा खुल के बात करते हैं कि आज ऐसा हुआ आज वैसा हुआ। कोई कोई होते हैं जो डाइनिंग टेबल पे बात करते हैं, और कोई कोई बच्चे होते हैं ना जो बहुत धीरे से पूरा बैकग्राउंड बांध के बात करते हैं और बहुत टाइम लगता है। और अलग अलग टाइप के वो रिएक्शंस तो होते ही हैं, और हर बच्चे का पैटर्न समझ के उसको उसी तरह से आप डील करना है। हर बच्चे का जो स्टाइल है उसे रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात है उसे उसका स्टाइल को रिस्पेक्ट कीजिए। उसकी टाइम पे उसके साथ या साइड बाय साइड उसको बिठा के बात कीजिए, वॉकिंग पे जाइए या ड्राइव पे जाइए, या ऐसे ही बैठे रहिए, इट्स ओके, सोफे में एक साथ बैठे हैं। एक चीज याद रखिए कि जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल है बात करने में, उसी पोजीशन में आप भी बैठिए। अगर वो फेस टू फेस पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसके साइड में बैठ जाइए और उसको वही क्वेश्चन पूछ के उसको ओपन अप होने के लिए थोड़ा एनकरेज करें। बच्चों के साथ हमेशा ना रियल इमोशंस दिखाइएगा। अगर आपको ना बच्चों की बात पे दुख होती है तो आप अपना दुख को ना साइड में मत कीजिएगा, आप अपना दुख व्यक्त कीजिएगा। अपना जो आपके अंदर जो इमोशंस है वो आप एक्सप्रेस कीजिएगा, तभी बच्चे आपको समझ पाएंगे और तभी बच्चों के अंदर भी ये फीलिंग आएगा कि जी हाँ, मैं भी अपने बच्चों को इमोशंस अपना दिखा सकता हूँ। और एक चीज आप ना एकदम ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर बच्चा बोलता है कि मैं ये अवार्ड पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बस और थोड़ा ये अगर थोड़ा सा ये 2 स्टेप्स हो जाए तो शायद मुझे अवार्ड मिले, तो वाओ बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसे वो जो स्टेप्स जो 2-3 स्टेप्स लेके अवार्ड के लिए compete करना है, वहां पे आप पूछिए कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, वहां पे उसका सपोर्ट बनिए। ओवर द टॉप रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। या आपका बच्चा आके बोलता है मम्मी मैंने बोलता है या बोलती है मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, क्या? नो नीड। वो सीरियल में अच्छा लगता है, रिश्तों में नहीं। आप थेरेपिस्ट भी मत बनिए। अरे बच्चा ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन आप बड़े हो गए हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप सोच समझ के करो। थेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप माँ बाप हो, आप माँ बाप ही रहो। आगे वो बच्चा जो एक्शन लेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आपको उसको सपोर्ट करो। बच्चों में इमोशन समझने की क्षमता बढ़ाइए, वो बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो,
इमोशन समझने की क्षमता आप जब बढ़ाते हो तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी इमोशंस नहीं, वो सारे उसके और चारों ओर जो जितने भी लोग हैं सबकी इमोशंस समझने की क्षमता बढ़ती है उसकी, और उस वजह से उसकी लाइकेबिलिटी कोशेंट बढ़ती है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कहानी बोलने के लिए आप एनकरेज कर सकती हो कि कोई भी कहानी बोले, क्योंकि कहानी में क्या, वो बच्चों का इमेजिनेशन ट्रिगर होता है, तो वो बोलने में अपने इमोशंस उसी में व्यक्त कर सकते हैं। कहानी बोलने में बच्चे का खुद का इमोशन व्यक्त होता है। कुछ बच्चे इधर उधर की बातें करते रहते हैं और मुद्दे पे नहीं आते, मुद्दे पे आते नहीं है, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। वहां पे आपको बोलने की जरूरत है कि भैया अभी आप मेरे को बताओ वहां पे कौन था, कौन कौन था, उसने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, एक्सेट्रा। क्योंकि वो एक्चुअल मुद्दे पे आने के लिए टाइम ले रहा है, वो शायद वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे आपके क्वेश्चन शुड बी द गाइडिंग लाइट फॉर हिम टू बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और कोई कोई बच्चे जब कहता है मुझे पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए, तो क्लैरिफाई कर लेना कि भाई बहन के साथ मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ या अकेले आप मेरे से बात करना चाहोगे। ये क्लैरिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई कोई बच्चों के जो कंसर्न्स होते हैं वो अपने भाई बहन के बारे में ही होता है, और भाई बहन वहां पे बैठे रहे तो वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये बच्चा जब भी अटेंशन आपका मांगता है तो क्लैरिफाई कर लेना कि आप अकेले में बात करना चाहते हो या भाई बहन डैडी मम्मी रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना। बच्चों को अटेंशन देते वक्त इधर उधर की बातें या इधर उधर की बातें न सोचिएगा, न करिएगा। मटर छिलते वक्त बच्चों की बातें मत सुनिएगा, मटर को साइड में रखो और बच्चों की बातें सुनो। वैसे ही आपके घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप है, वो कुछ बोल रहे हैं तो मटर छिलते वक्त उनकी ऐसा नहीं कि हाँ डैडी बोलो मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, नहीं। वो अगर तुमसे बात करना चाहते हैं तो उन्हें तुम्हारी अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, उनकी एक स्टोरी है बूढ़ी का की, उसमें उन्होंने कहा है कि बचपन बहुधा बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। मीन्स बुढ़ापे में अक्सर बचपन की ट्रेड्स आ जाती हैं लोगों में। तो आपके माँ बाप अगर वयस्क हैं तो उनको बच्चों के जैसे ट्रीट करिएगा, उनको अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिएगा। एक चीज होता है कि अगर बच्चे स्कूल कॉलेज के जाते हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह के का संगत में वो रहते हैं। छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना पड़ता है कि उसके संबंध किस तरह के फ्रेंड्स के साथ है या किस तरह के पड़ोसी के साथ है, तो किस लिए वो सब। कोई कोई बच्चे हैं ना जो बहुत मतलबी होते हैं, नोट्स चाहिए तो जाते हैं दोस्तों के पास, कभी दोस्तों का हालचाल पूछने नहीं जाते। वो इनकरेज मत करिएगा। और फिर वो बोलते हैं, वो नोट्स देने वाले बच्चे थोड़े दिन देंगे फिर बोलेंगे कि मैं क्यों दूं भैया। राइट। रिश्ता खराब हो जाता है। रिश्ते को बनाना, अगर नोट्स लेने जा रहा है तो वो एक जरिया है रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए। ट्रू। उसे इंकरेज करिए। बहुत अच्छे से आंसर किया, आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत सारे टेक्निक्स बताया है कि आपके बच्चे के बिहेवियर ऑब्जर्व करिए, जो टाइम उन्हें बात करना पसंद है, जैसे बात करना पसंद है वैसे करिए। और जो आपने कहा कि ड्राइव पे जाए, वॉक पे जाए, उसमें
आई कांटेक्ट नहीं होता है तो आपके बच्चे आपसे बहुत कंफर्टेबली बात करेंगे। वो आपने बहुत बहुत सही कहा। और आपने जो भी टेक्निक्स बताया है, जो भी चीजें बताया है, वो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे ऑडियंस के लिए, इवन मेरे लिए भी। फ्यूचर में ये बहुत काम होने वाला है। और आई एम सो ग्लैड कि आपने इतने अच्छे से मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए। और यहाँ पे एक पवन करके है, उन्होंने कमेंट में लिखा कि ये सेशन मैं अपने मॉम के साथ अटेंड कर रहा हूँ। सो कितनी ब्यूटीफुल So बात है कि nice. Thank you. नमस्कार, नमस्कार पवन की मम्मी जी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑन द सेशन विथ मी। और थैंक यू सो मच। और जी जो जो अपना ये सेशन शेयर करना चाहते हैं अपने माँ बाप के साथ, तो इसका रिकॉर्डिंग आप बाद में शेयर कीजिएगा और मुझे और संगीता को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये सेशन में रहने के लिए। यस, और ये बहुत काम आने वाला है उनके भी। और ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में ये चीजें अटेंड करें। इससे भी पेरेंट और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप इम्प्रूव होगे, अच्छे बनेंगे, अगर ऐसे कुछ चीजें पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ में मिलके देखे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो और मच मनीषा। आपके कमेंट के लिए हम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच मनीषा, हमें ज्वाइन करने के लिए भी। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हाँ, पेरेंट्स होते हैं, मम्मी और पापा का रिलेशनशिप, बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा के रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं होते, दोनों पेरेंट के ही रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। तो उसका अफेक्ट कैसे बच्चे पे पड़ता है? देखिए रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत माँ बाप का रिलेशनशिप बहुत क्लोज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, कोई नहीं, आराम से। हाँ, मैं जो कह रही थी, उसका असर बच्चों पे पड़ता ही है। बच्चों पे सिर्फ नहीं, घर के माहौल में पूरा पड़ता है। तो वयस्क माँ बाप पे भी पड़ता है और भाई बहन अगर होंगे उन पे भी पड़ता है। तो घर में एक जो कपल है, माँ बाप है, उनको पहली बात तो ये होना चाहिए, माँ बाप में अगर अलगाव है तो वो बच्चों से भी अलगाव रहता है। एट अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल बच्चों से भी वो रिफ्ट हो जाता है। तो आज मैं ना माँ बाप के रिफ्ट बच्चों के साथ वो मैं बात करती हूँ, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। एक हम्म। एक रिलेशनशिप जब माँ बाप की बच्चों के साथ टूट जाती है किसी भी वजह से, वो टीनेज बच्चे हो या बड़े बच्चे हो या मिडिल एज बच्चे हो, किसी भी वजह से जब टूट जाती है तो उसका एक तरीका है जो हम उसको जोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, आप खुद अपने को अपने अपने जहन में एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरा रिश्ता मेरे बच्चे के साथ ठीक नहीं है। ये जब आप खुद एक्नॉलेज करते हो कि आप दोनों में एक रिफ्ट है, तो ये सबसे पहला स्टेप है उसे सुधारने का। और दूसरा, आप जब सुधारना चाहते हो तो आप अपने बच्चों की गलतियां मत गिनाओ। आप सुधारना चाहते हो, आप अपनी गलतियां गिनो। अपनी गलतियां गिनो और खुद को दोषी मत ठहराओ। एक चीज याद रखो, आप खुद भी ह्यूमन बीइंग है। गलती आपसे भी हो सकती है। गलती किया तो आप दोषी हो, इसका कोई मतलब नहीं। राइट। सो इट इज, आपने जो गलती आपकी खुद एक्नॉलेज करी है, खुद को गलत मत ठहराओ। और आपके बच्चों के साथ कोई एक ऐसा एक्टिविटी करो जो आपको साथ ले आए। दैट इज, राइट। आप घर पे बैठ के या तो मटर छील लो बच्चों के साथ,
या हाँ, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी, पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। हाँ, मटर छील लो आप बच्चों के साथ। तो तभी भी क्या ध्यान मटर पे रहता है दोनों का, सामने कोई आई टू आई कांटेक्ट नहीं है। तभी क्या होता है ना, देन यू व्हेन यू हैव acknowledge that you have a problem and then you tell your child that look this is what I am feeling। अभी थोड़ा मैं इंग्लिश में आ रही हूँ क्योंकि वो मेरे को कंफर्टेबल है। आप आपके बच्चों को कहते हो कि ये मेरी फीलिंग है कि मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ और इसके लिए जो भी करना है मैं करने को तैयार हूँ। तो उस टाइम पे शायद ऐसा भी हो कि आपके बच्चों के पास से आपको वो रिस्पॉन्स ना मिले। आपके बच्चे अगर रेडी नहीं है होंगे उस उसके लिए, तो शायद आपको जिस तरह से रिस्पॉन्स चाहिए है वो रिस्पॉन्स बच्चों से ना मिले। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना पेशेंस रखो। राइट। वैसा है तो आप अपना पेशेंस रखो, और अगर जरूरी पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लो, क्योंकि आजकल कोचेस, बहुत सारे कोचेस हैं जो माइंडसेट के लिए हेल्प करते हैं, काउंसलर्स है जो हेल्प करते हैं। काउंसलर्स और कोचेस के पास आमतौर से ना लोगों का एक सोच है कि इनके पास वही जाते हैं जो दिमागी मेंटल हेल्थ के सिकनेस के शिकार है। ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ सबकी जिम्मेदारी, खुद की मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी खुद की है। और अगर आपको ठीक नहीं लगता है कहीं पे, आपको अगर लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो सीख हेल्प, सीख प्रोफेशनल हेल्प। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और ना राइट, अभी कभी, बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एक एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि यू नो व्हाट, अगर आप दुखी हैं किसी चीज के लिए, आपका बच्चा दुखी है या आप दुखी हो, तो कभी कभी वो रिएक्शन एकदम साइलेंस के साथ मिलता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे ना थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम दो कि वो दुख को वो दुख को एक्सेप्ट करे। वो बहुत जरूरी है। पेशेंस इज द की। आपने बहुत और अच्छा आंसर किया। हाँ, मैं लोगों को इतना कर बताना चाहती हूँ, सकते। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प या कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम मेरे और मेरे बच्चों की रिलेशनशिप जो है वो अच्छी हो जाए, तो आप नंदिनी मैम को भी अप्रोच कर सकते हो। नंदिनी मैम की नॉलेज तो आपने देखी होगी, और नंदिनी मैम बहुत बहुत ग्रेट है इन चीजों में और ये सब चीजों को हैंडल करने में। और उन्होंने अपने ये बैम सेशन में इतने अच्छे टेक्निक्स बताए हैं, तो वो सोचो अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको कितना कुछ अच्छा बता सकती है, सिखा सकती है, कितना कुछ इम्प्रूव करवा सकती है। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चंस है? आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरे सब क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व हो गए थे, और जो जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पूछ लिए। थैंक यू सो मच मेरे क्वेश्चंस के आंसर इतने अच्छे से करने के लिए। और मैंने थैंक बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ जानने मिला। और थैंक यू सो मच हमारे बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स में फर्स्ट गेस्ट बन के आने के लिए और इतना वंडरफुल पावरफुल सेशन देने के लिए। और मैं सारे जो इस लाइव को देख रहे हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपने टाइम से निकाल के ये लाइव पे आए हैं। और जो लोग इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप भी अपने दूसरे कामों से टाइम निकाल के इस लाइव को देखोगे। आपको भी थैंक यू। और संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेशन के लिए बुलाया, जो मेरे लिए बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है पेरेंट चाइल्ड के बारे में बात करना, महसूस करना। और मैं आई रियली लव व्हाट
थैंक यू सो मच गाइस हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू नंदिनी मैम को भी। नंदिनी मैम ने भी हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई, इंटरेस्टिंग टेक्निक्स बताए और डिफरेंस बताया कि कैसे पहले डिफरेंट था और अभी डिफरेंट है, और अभी के जनरेशन को ध्यान में रख के, अभी के चेंजिंग टाइम को ध्यान में रख के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। नंदिनी मैम का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक्डइन पे वो बहुत कुछ अपडेट करते रहते हैं, ब्लॉग लिखते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक्डइन पे फॉलो करें, उनके ब्लॉग्स देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा। थैंक यू सो मच हम सबको लाइव में कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे फर्स्ट बीइंग ऑसम विद मास्टर्स को इतने अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर आपने मिस किया है तो नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच हमारी रिकॉर्डिंग देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन बीइंग ऑसम विद मास्टर्स। बाय।